दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम कुछ न कुछ जो है विषय में और मेहमानों में, चर्चा में, साक्षात्कार में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। और मतलब सिर्फ विविधता लाने के लिए फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करते हैं। जब कोई ऐसे व्यक्ति विशेष से बातचीत हमारी हो जाए और हम उनको आमंत्रित कर पाएँ और वो स्वीकार करके आ जाएँ तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देश में हम तो बात आप सब जानते हैं, हमारा चैनल ही पॉलिटिकल कमेंट करने का चैनल है, तो हम तो उसी पर बात करेंगे, सोशियो पॉलिटिकल। लेकिन उसमें अगर भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व के लोग और भिन्न-भिन्न तरह की अगर जो जिनमें आर्टिस्ट्री है, ऐसे अगर व्यक्तियों से आपसे आपसे भेंट करवाई जाए या मुलाकात करवाई जाए और उनकी बात, उनकी सोच, क्या सोच रहे हैं, वो अगर आप तक पहुँचाया जाए तो हमें लगता है कि हमारा काम जो है वो सार्थक हो रहा है। तो आज ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में, दुनिया भर में अपनी बात कहने की बहुत सारे तरीके हैं पूरे विश्व में। एक ये है कि मैं जो आपसे अभी कर रहा हूँ, ये बात करके मैं अपने आप तक पहुँच रहा हूँ, ये ऑडियो विजुअल के ज़रिए। अखबारों में लिखा जाता है, मैगज़ीन्स में जो हैं वो स्तंभ लिखे जाते हैं। वैसे ही जो है एक और कला है, स्किल है जिसे कहते हैं कार्टून। तो कार्टून के ज़रिए जो है वो एक छोटे से कार्टून में आप बहुत सारी चीज़ें जो है एक पुस्तक के में लिखी गई हो उतनी सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। जैसे फ़ोटो के लिए भी कहा जाता है, फ़ोटोग्राफ के लिए। तो वैसे ही एक बहुत ही बढ़िया कार्टूनिस्ट है हमारे देश के। एक तो हुआ करते थे आर.के. लक्ष्मण साहब, ठीक है? उनको आज भी याद किया जाता है। तो ये एक और बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया कार्टूनिस्ट है हमारे देश के, मंजुल जी नाम है उनका। और आप जानते हैं उनके बहुत सारे अखबारों में उनके कार्टून छपते हैं मंजुल टून्स के नाम से। तो हमने उनको आमंत्रित किया हुआ है, उनको हमारे साथ जोड़ देते हैं और समय बर्बाद ना करते हुए और उनका स्वागत कर लेते हैं। मंजुल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे दर्शकों से आज रूबरू हो रहे हैं। तो इसलिए आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू मयूर भाई, और थैंक यू आपके दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेज़र सर, प्लेज़र। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक आप तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि आपकी जो कला है ना, मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ कि मैं एक एक हमारे मतलब हम एक तरह से टेक्निकली हमारा रिश्ता था आज से 5 साल पहले भी। क्योंकि हम जब मिड डे के संपादक थे, तो पूरा मिड डे समूह जो है हमारा, वहाँ उनका वो कॉन्ट्रैक्ट था मंजुल जी का। तो वो अंग्रेजी मिड डे में भी मंजुल जी के कार्टून छपते थे, हमारे मिड डे में भी छपते थे। हालाँकि हमारे मिड डे में मतलब गुजराती मिड डे में ये रिवाज बंद कर दिया गया था। हमने शुरू किया था, अगर मंजुल जी आपको ठीक से याद हो। जब 2019-20 में मैं आया था, उससे पहले आपके इंग्लिश मीडियम में छपते थे, हमारे यहाँ गुजराती में नहीं छपते थे। लेकिन हमने फिर वो छपवाने शुरू किए थे, क्योंकि हमको पता था और हमारी समझ भी ये थी बचपन से कि अखबार हो और कार्टून ना हो तो फिर वो अखबार नहीं होता है। ठीक है? हाँ, वो तो हमको बीच में ये है। एक्चुअली मैं बनाता उसे अंग्रेजी में ही हूँ, और वो अंग्रेजी अखबार के लिए ही होता है। पर जी, बीच में एक संदेश आया कि वो मतलब गुजराती अखबार भी छापना चाहता है और उसको। जी, 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 तो बिल्कुल। वो उसके बाद वो गुजराती में जाने शुरू हुए थे, लेकिन शायद अभी मेरे ख्याल से बंद है, अभी वो नहीं छप रहा। नहीं, अभी अभी नहीं होगा सर, वो उसके लिए क्योंकि अखबार उसमें का वो आदमी तमाम चाहिए। सारी चीज़ें, उसमें ट्रांसलेट वगैरह भी करना पड़ता है उसको, और तो एक थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, अगर आप उसे लेना पड़ता छापना चाहते हैं। और वो लेना पड़ता है। ऑब्वियसली क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती है, तो वो जो अखबार के लोग हैं उनको ही लेना पड़ता है। तो वो उनके एंड पे क्या है वो मुझे पता नहीं है। हाँ, पर ये बिल्कुल सच बात है कि हाँ, वो बीच में छपा करते थे, और जी। मैंने उनको सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखा, पर वो अभी नहीं छप। जी, जी। तो वो फिर वो सोच-सोच का सवाल होता है कि आप कैसे देखते हैं, अपने मीडियम को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। पर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप आज आपसे कल आपसे फ़ोन पे बात हुई, रात आज जो है आपसे रूबरू बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको जो है ना, मैं चाहूँगा कि हम आपसे ये बात करें। एक आम आदमी का नज़रिया होता है, वो जो देश में जी रहा है या दुनिया में जी रहा है, मंजुल जी, जो कि 2 वक़्त का जो है, कहते हैं ना कि वो जो खाना होता है उसकी मेहनत तो मशक्कत में जी रहा होता है।
तो वो तो चीज़ों को उस तरह से शायद पता नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है, हमको ये नहीं पता। फिर बाकी सब जो लोग होते हैं वो जनरली जो है वो पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। हाई पैसा दौड़ते रहते हैं, या तो पावर के पीछे दौड़ते हैं। कार्टूनिस्ट जो होता है, मैं पत्रकारों को भी जो है इससे थोड़ा बहुत जो है दूर रखता हूँ, मेरी समझ ये है। और जो कार्टूनिस्ट होते हैं, उनका देखने का बड़ा एक 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 नज़रिया जो है बहुत ही अलग होता है। क्योंकि वो आपको एक छोटे से एक कार्टून में आपको वो सब चीज़ें कह देनी होती है जो अगर ज़रूरत पड़े तो एक छोटी-सी किताब लिखी जा सकती है। तो वो कैसे देखते हैं आप? वो क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं आप? देखिए, कार्टूनिंग का जो मामला है वो इस तरह का मामला है कि वो पावर के पीछे भागना शायद उसके स्वभाव में नहीं है। वो वो बल्कि क्या है कि जो पावर है उसमें जो बैठे लोग हैं, उनकी उनकी मज़ेदार चीज़ों को वो देखता है। जैसे पावर में बैठा व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। तो ये बात उसको वो देखता है और इसपे वो कभी-कभार एक चुटकी भी लेता है। थोड़ी-सी वो एक चुटकी लेता है कि देखिए ये कह ये रहे हैं और कर ये रहे हैं, है ना? तो उसका सत्ता से उस तरह का संबंध कभी बन नहीं पाता और चूँकि सत्ता से उसका इस तरह का संबंध नहीं होता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप ये नहीं है कि कोई सत्ता में है तो उसकी आपको तारीफ करें। जैसे हमारे यहाँ एक एक परंपरा रही है कि जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में कुछ ऐसे लोग होते थे जी। जो उनकी विरुदावली जिसको हिंदी में कहते हैं या जिसको कहते हैं ना कि उनको उनकी तारीफ में चीजें गाया करते थे। हाँ, तो उनको बिल्कुल। चारण या भाट चारण इस तरह की उनका उनका उनको इस तरह से कह के वो संबोधित किया जाता है। लेकिन उसी राजा के दरबार में एक भी हुआ करता था जिसकी हम कहानियां सुनते रहते हैं, जैसे बीरबल के किस्से सुनते रहते हैं। तो जब आप अकबर बीरबल के किस्से सुनते हैं तो आपको कई बार ये ऐसा महसूस होता है कि यार अकबर दूसरों के लिए भले ही बादशाह हो लेकिन जो बीरबल थे वो उसको बहुत ग्राउंडेड रखते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल। मतलब वो किस्से सच हैं, झूठ हैं, वो एक अलग मामला है। मैं उस पे नहीं जाना चाहता। तो जनता में जो जनश्रुति जैसा है, तो उसमें ये है कि वो विदूषक ही है कैसा है। मतलब आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि टोडरमल ने अकबर से ऐसे बात की, है नहीं। ना? या तानसेन ने अकबर से ऐसे बात की, है ना? या बैरम खान ने अकबर से मतलब आपको जो जो इक्वल होने का जो एहसास है, वो अकबर बीरबल के चुटकुले आपको ये एहसास कराएँगे कि अकबर जो है वो बड़ा एक ह्यूमन था। एक शक्तिशाली राजा होने के बावजूद और बड़ा मतलब वो देखिए कैसे जोकर जो उसके दरबार का था वो भी कैसे उससे बराबरी से बात कर लेता था। और बिल्कुल। उसमें वो अच्छे पॉइंट्स उठाता। वो ऐसा नहीं है कि मतलब बराबरी में बात कर लेता था तो कुछ भी लफाजी करना। मतलब उसमें वो कुछ ऐसी बात करेगा जिससे शासन सुधरे, जिससे सुधरे। प्रशासन सुधरे। वो ऐसी बात नहीं है कि चलिए महाराज फ़िल्म देख के आते हैं, है ना? हाँ। हाँ, वो बातचीत इस तरह की है जिससे जो स्थितियाँ हैं, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है ना? तो वो एक बिल्कुल। परंपरा आपके उसमें है और ये बात बिल्कुल सही है कि अ, शायद ये वजह भी है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये चाहते नहीं हैं कि हमारे देश का तमाम सारा जो वर्ग है, वो बेसिक नेसेसिटीज़ से आगे सोचे। वो जी। अगर बेसिक नेसेसिटीज़ से आगे सोचेगा तो वो सवाल पूछेगा जिसके जवाब दिए जाना बहुत मुश्किल है ना? वो बिल्कुल। सत्ता के पास है नहीं और वो हमेशा बेहतरी की डिमांड करेगा, जो कर पाना भी इनके बस की बात नहीं, क्योंकि उस तरह का विज़न इन लोगों में से किसी के पास है नहीं। तो है क्या कि उसको आप उलझाए रखिए जो आपकी दिन की ज़रूरतें हैं, है ना? उसमें उसको उलझाए रखिए, उसका सारा सारा दिमाग, सारा ध्यान, सारी ताकत, सारी ऊर्जा उसी पे निकल जाए। जी। तो वो एक वजह है कि आपको उसमें फँसाए रख के और उस बीच में वो सत्ता में बने रहे, है ना?
तो इस वजह से शायद जो, हालांकि अगर आप बहुत ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो आप पाएंगे कि जो आदमी लगातार अपनी रोजी रोटी और तमाम सारी चीजों में फंसा हुआ है, उसकी जिंदगी में भी ह्यूमर है कहीं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो मतलब वो ट्रेन में भले ही वो हाथ ऊपर करके और पकड़ के और भीड़ में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है सामने वाला जो खड़ा हो उससे कुछ इस तरह की बात कर रहा हो जिससे आपको सुन के बहुत हंसी आए, है ना। जी तो वो हास्य सबकी जिंदगी में है, लेकिन वो किस बात पे है, किसके खिलाफ है, कितना वेल इन्फॉर्म्ड है, उसमें अंतर हो सकता है। तो हंसी और व्यंग की गुंजाइश तो हर एक आदमी उसको एंजॉय करता है, वो हर एक की लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे मैं आप हमारी आपकी बात आप जब बात कर रहे थे तो मैंने आपने जो कुछ भेजे थे वो कार्टून्स फॉर दर्शकों के लिए मैंने जो उसका एक स्ट्रिप बना के मैंने दिखा भी दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग होता रहता है ये सब। अब ये मुझे आपसे समझना है कि लोग 2014 की और उसके बाद के कालखंड की बड़ी बातें करते हैं, है ना। हमारे देश में ये होता है कि जैसे मतलब जैसे एक विभाजन हो चुका है, एक भारत जो 2014 से पहले था और एक भारत जो कि 2014 के बाद है। ठीक है। अब मैं उसी परसेप्शन को, उसी नैरेटिव को आपके सामने रखता हूं और आपसे ये समझना पूछना चाहता हूं कि बतौर कार्टूनिस्ट आप क्या ये विभाजन को महसूस करते हैं या आपके लिए सब समान है, वो पहले भी था, जो चल रहा था अभी भी वही चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं चूंकि एक तरीके से देखा जाए तो मैं मीडिया से जो जुड़ा हूँ, जी ट्रेडिशनल मीडिया से, वो लगभग 1989 से जुड़ा हूँ। जी तो लगभग लगभग अभी 35 साल हो रहे हैं। ठीक जी है। और उससे थोड़ा पहले से मैंने पढ़ना-वढ़ना शुरू किया था। तो जी उसकी वजह से ये है कि मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ने वाला मामला था उसके थ्रू थोड़ा बहुत आस-पास की चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश कर रहा। जी तो वो चीज़, उस चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा-सा इस बात का अंदाज़ा है हम्म कि चीज़ें उस समय कैसी थी और अभी कैसी हैं। जी केवल एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो 2014 के पहले नहीं थी, वो ये है जी कि एक जो सो कॉल्ड मजबूत सरकार या पूर्ण बहुमत की सरकार है, जी जी वो 2014 के पहले नहीं थी। बिल्कुल। तो एज़ अ कार्टूनिस्ट मैं जो फ़ील करता हूँ, तो वो मैं ये देखता हूँ कि 2014 के बाद जो चीज़ें बदली हैं और वो कुछ अच्छाई की तरफ नहीं बदली हैं। मेरा ओके मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। जी मतलब आप पहले मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपने किसी के खिलाफ कोई कार्टून बनाया तो वो पॉलिटिशियन जो है वो आपके अखबार के एडिटर्स को और मालिक को फ़ोन करके ये कहे कि आप ये क्या छाप रहे हो। जी जी बिल्कुल 2014 से पहले मैंने ये नहीं देखा कि आप अगर सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जी उसमें उनके खिलाफ कुछ कह रहे हो या जी जनता से जुड़े मुद्दों पे कोई बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए महंगाई है। तो जी मैंने कोई कभी एग्जांपल देके बताएंगे आप एग्जांपल देके कि पहले अगर हाँ, 2014 जैसे या आपने मान पहले। लीजिए आपने महंगाई पर सरकार के खिलाफ कोई कार्टून बनाया, जी बिल्कुल तो लोग ऑब्वियसली महंगाई पर लोग हमेशा वो हर किसी को टच करती है और हर कोई उससे दुखी रहता है। तो जी 2014 के पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि लोग उस कार्टून को एन्जॉय करते थे। वो मतलब उसको इस उसमें लेते थे, इस भाव के साथ उसको लेते थे कि वो जी उनके मन की बात कही जा रही है। जी पर 2014, नॉट एग्ज़ैक्टली 2014, पर 2014 के बाद धीरे-धीरे चीज़ें ऐसे बदली हैं कि अब लोग हाँ जी महँगाई का समर्थन करने लगे। जी लोग लोग अगर कोई महँगाई का विरोध करे तो लोग उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। है ना? तो ये हाँ कह रहे हैं ना मैं ये कि नहीं मानता पेट्रोल हूँ मैं ये नहीं मानता पेट्रोल हूँ 1000 ये भी तो कहा गया ना कि पेट्रोल 1000 लीटर प्रति लीटर होगा रुपए तब भी हम खरीदेंगे। मतलब
हाँ, गजब तो का जैसे था। ये बात जो आपने कही, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली हाँ, ये है ना कि आप इस तरह की बात कह रहे हो जिससे ये पता चल रहा है कि यार महँगाई है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, और यही वो लोग थे जब किसी सिलेंडर के दाम अगर ₹50 बढ़ जाते थे, ये लोग सड़क पे उतर आते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। गैस सिलेंडर के दाम अगर ₹50 बढ़ जाते थे, तो ये लोग सड़क पे आ जाते थे। अब ये हालत है कि सरकार का जब मन होता है वो दाम बढ़ा देती है, और मतलब किसी कोई चू नहीं करता है। और जो जिन लोगों को बोलना चाहिए, जिन लोगों को जैसे अखबारों को, टीवी न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि देखिए आम आदमी अगर बोल भी रहा है तो उसकी बात को एम्प्लीफाई करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही अगर बात। कोई आदमी ये कह रहा है कि महँगाई है, तो वो तो एक कोने में बैठा कह रहा है कहीं पे, तो जी, उसको उसकी आवाज़ को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसकी आवाज़ को बढ़ाने का काम मास कम्युनिकेशन के मीडियम करते हैं। बिल्कुल। पर जो मास कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, वो उस चीज़ को दिखाना ही नहीं चाहते। अब वो क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में तमाम सारी स्टोरीज़ हैं जो जिससे हम दोनों ही वाकिफ़ हैं, और बिल्कुल जिससे सर, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, उनमें से तमाम सारे लोग वाकिफ़ हैं कि कैसे पीएमओ से फ़ोन आते हैं, कैसे ये कहा जाता है कि क्या छापना है, क्या नहीं छापना है, कैसे उस नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है ना? जी, कैसे, तो वो वो जो चीज़ है, ये चीज़ तो बिल्कुल बदली है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जो प्रेस फ्रीडम में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो लोग फिर सरासर झूठ बोल रहे हैं, मतलब वो सच नहीं बताना चाहते। तो ये तो हुआ है, जी, 2014 के बाद ये हालात बदले हैं, ये इसमें बदले, कहीं बात सही कोई है। नहीं। पर मुझे थोड़ा ये जानना है आपसे कि आप नवासी से कार्यरत हैं, 89 से, है ना? और रोहित भाई, मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा, आप प्लीज़, स्क्रीन प्लीज़। से हटा मत करिए। अच्छा, आप मुझे बड़ा मुझे बड़ा अजीब से लगता है, मुझे लगता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो बड़ा मुझे अननेचुरल लगता है मुझे। मैं आप अभी मुझे स्क्रीन से चले मुझे जाते, मैं बिल्कुल तो मैं कोई कैमरे में देख के अकेले बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सी मुझे लगा दिक्कत कि रहती है। वैसे क्या मैं होता तो है इसलिए कि आप चला साथ गया में था, हैं। हाँ, मैं मैं इसलिए चला कार्टूनिस्ट गया हूँ, था। मैं एक्टर भी नहीं हूँ और मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ। तो मेरे सामने अगर कोई बात कर रहा है तभी मैं बात कर सकता हूँ। नहीं तो वो मैं गलती हो गई, मैंने इसलिए कर दिया था, मैंने कहा कि आपको भी देखें अगर दर्शक तो आपकी नहीं, बात नहीं, तो और लोग देख कोई रहे हैं मुझे, आई एम ओके विद दैट, और आप चले जाते हैं तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे लगा मैं कंप्यूटर स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, कैसे पागलों नहीं, की नहीं, नहीं, तरह। नहीं। मैं अब नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा सर। वो तो वही कारण था और कोई कारण नहीं था, पर ठीक है। तो मुझे ये समझना है आपसे, ये जानना है कि ये 35 इयर्स का आपका बहुत ही बढ़िया एक कार्यकाल है, करियर है। कोई ऐसा अनुभव आप शेयर कर सकते हैं क्या? मतलब 14 पहले बाद का जो भी आपको लगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपके कोई कार्टून को लेकर या तो आपके प्रोफ़ेशन में कोई ऐसी कोई घटना हुई हो, काम करते वक़्त, काम से जुड़ी हुई अ, वो 14 से पहले की हो या बाद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कोई अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? देखिए, चीज़ें इस तरह की चीज़ें तमाम सारी हुई हैं लाइफ में। जी, लेकिन एक घटना मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी जब मैं लखनऊ में काम कर रहा था। तो जी, जो तो मैं एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहा था, मतलब उसमें वो कार्टून छपा करते थे, और मतलब एज़ अ यंग पर्सन आपकी लाइफ में तमाम सारी और प्रायोरिटीज़ थी, ठीक है? पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि अच्छा कार्टून बने, और उसके अलावा उस समय चूँकि इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो नहीं, आपका तमाम सारा टाइम जो था वो मतलब और तमाम सारी चीज़ों में रेफ़रेंस बनाने में, ये करने में, कटिंग करने में, हाँ, चीज़ों को इकट्ठा करने में, क्योंकि अब तो क्या है सब फिंगर टिप पे अवेलेबल है, लेकिन उस समय उस तरह का मामला नहीं था। आपको फ़ोटो भी चाहिए बिल्कुल, होती थी तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। और उससे बढ़िया ये था कि आप तमाम सारी मैगज़ीन्स की फ़ोटो-वोटो काट के अपने पास रखें, ताकि अगर किसी को एकदम से ज़रूरत पड़े, तो इस तरह का एक तमाम सारा समय उसमें जाया करता था। जी, तो बहुत दीन दुनिया से कहने का मतलब ये है कि दीन दुनिया से बहुत ज़्यादा आपको खबर नहीं होती। जो जी, दिल्ली के अखबार हुआ करते थे, वो हम लोगों को लगभग शाम को 4 बजे के करीब मिला करते थे, और सुबह हम लोगों को अपने जो लोकल अखबार होते थे, वो मिलते थे, जो सुबह अखबारों का समय होता है उस समय।
एक बार क्या हुआ कि मुझे एक तो हमारा ब्यूरो था, उसके एक रिपोर्टर ने कहा कि भाई आपसे एक सज्जन मिलना चाहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ऑब्वियसली यहाँ पर, अवॉइड कर रहा ठीक है, हूँ। समझ रहा हूँ। तो मतलब मुझे लगा कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, और वो चूंकि गवर्नमेंट में थे तो मुझे लगा गवर्नमेंट से कोई आपसे क्यों बात करना चाहेगा, क्यों मिलना चाहेगा। तो वो मतलब एक तरीके से सुन के आपने अनसुना कर दिया। पर वो डिमांड जो थी वो धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगी। मतलब हर हर तीसरे चौथे दिन वो कहने लगे कि अरे यार वो बुला रहा है, तुम जा क्यों नहीं रहो। तो एक दिन फिर मैं ऐसे ही टहलते हुए सुबह पहुंच गया वहां पर, और मैंने पूछा कि वो कहाँ पर हैं। तो जो बाहर बैठते हैं ना गार्ड्स वगैरह, उन्होंने बताया कि वो एक स्टूडियो है वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस हुआ करता था, जिसको एनेक्से कहते थे उस समय। उसी में एक स्टूडियो भी हुआ करता था जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठ के अपना जो उनका कभी कभी वो 26 जनवरी का संदेश और ये सब जो रिकॉर्ड करते हैं वो वही होता। तो उन्होंने बताया कि वो स्टूडियो में बैठे हैं। तो मैं स्टूडियो में गया तो बाहर एक प्यून था, उसने पूछा, तो उन्होंने कहा आप अपना नाम लिख के दे दीजिए। तो मैंने नाम लिख के भेज दिया अंदर। और थोड़ा सा आपको खराब भी लग रहा था कि यार आपको बुलाया गया है और उसमें ये टोका टाकी इतनी सारी है ना, एक है ना। और मेरी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 19-20 साल, 21 साल, 20-21 साल की। तो नहीं, थोड़ी ज्यादा रही होगी है ना, कैलकुलेट करने में। तो एनीवे, तो लेकिन 20s में ही था मैं। तो जब वो मैं पहुंचा तो वो सज्जन जो थे वो चेयर पे बैठे हुए थे, वो खड़े हुए, उन्होंने हाथ पाथ मिलाया मुझसे और वो काफी देर तक मुझे देखते रहे। और फिर कि ये कार्टून जो छपता है ये आप ही बनाते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं ही बनाता हूँ। मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि दुबला पतला सा एक लड़का इतना छोटा खड़ा हुआ है। एकदम यंग सा लड़का। हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे इंडियन एक्सप्रेस की एक कॉपी ऐसे आगे बढ़ाई। तो आप ये देखिए कि जो कॉपी मुझे शाम को 4 बजे मिलती थी, वो 11 बजे उस आदमी की मेज पे थी। वो दिल्ली का इंडियन एक्सप्रेस था, वो उनकी मेज पे था 11 बजे। ठीक है। तो उन्होंने कहा देखिए एक्सप्रेस ने आपका कार्टून कोट किया। तो उस समय जो वहाँ के एक्सप्रेस के रिपोर्टर होंगे, मतलब शरद नाम था शायद उनका, शरद भाई, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं, आज तक नहीं जानता। मतलब लखनऊ में इतना टाइम रहने के बाद और इतना प्रोफेशन में रहने के बाद भी आज तक कभी उनसे मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी स्टोरी जो थी उसकी शुरुआत जो थी वो मेरे कार्टून को मेंशन करके की। और फिर उन्होंने इंडिया टुडे की एक कॉपी बढ़ाई, उसमें भी उस कार्टून का मेंशन था। तो वो भी मुझे पता नहीं था, वो कॉपी तब तक मुझे मेरे पास नहीं आई। तो मैं चुपचाप देखता रहा और मुझे लगा कि ये मुझसे ये क्यों कह रहे हैं भाई। अगर भाई किसी ने उसमें मेंशन कर दिया तो ना तो मुझसे रोक सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं चुपचाप सुन रहा था उसको। तो ये इस तरह की जो बातें करने के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सरकार के फेवर में कार्टून्स बनाइए और हम आपकी एक किताब छापना चाहते हैं। तो अब यहाँ से मुझे थोड़ा-सा मामला खटका कि यार ये क्या चक्कर है। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब आप क्यों छापना चाहते हैं? और सरकारी किताबें तो कोई पढ़ता भी नहीं है। है ना? तो बोले नहीं, हम इसको ठीक से पब्लिसाइज़ करेंगे और ये वो इस तरह की बात उन्होंने कुछ कही। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो मतलब क्या आप चाहते हैं कि उस किताब के लिए कार्टून बनाए जाएँ या वो कार्टून पहले अखबार में छपेंगे और फिर आप उनको कार्टून को किताब छापेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो पहले अखबार में छपेंगे फिर। तो मुझे बिल्कुल साफ समझ में आ गया। बेसिकली वो मुझसे ये कह रहे थे कि आप सरकार के फेवर में कार्टून बनाएँ। ठीक है। तो ये एक ऐसा मामला था जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। ठीक है। और वो मैं कैसे बच के फिर वहाँ से भागा, और हालाँकि वो प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता रहा और अल्टीमेटली मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ा। ठीक है। क्योंकि आई वाज़ नॉट गिविंग अप और दे वर आफ्टर मी। तो वो मेरा पहला इस तरह का मामला था और इसके बाद भी इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई। तो मैंने जो नौकरियाँ बदली हैं उसमें अक्सर जो कारण रहा है वो ये रहा है कि आपके ऊपर इस तरह का कुछ करने का दबाव था जो आप नहीं करना चाहते। तो लेकिन ये सबसे पहला मामला ये था। सबसे पहला मामला ये था। बात सही है। और ये 90s के दौर की बात। मैं समझ गया आपकी बात। आपने जब आपका कहा कि आप अर्ली 20s में थे तो ऑब्वियसली वो हाँ। हाँ,
तो अर्ली 90s वाली कोई मामला, मतलब 95 से पहले का होगा कुछ मामला आपका ये, 95 से पहले का और ही होगा कुछ दूसरा शायद। एक इंसिडेंट मुझे लगता है कि मैं इंडिया टुडे में था और भारत ने परमाणु विस्फोट किया था जी, जब अटल जी की सरकार थी, और इन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया शायद, था, पोखरण 2। हाँ, एक पोखरण एक तो पहले ही हो चुका था, उसके जी, बाद इन्होंने किया था। तो आप सोचिए कि उस समय अगर आपको याद हो कि देश का क्या माहौल था, मतलब अरे गजब! राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो कितनी थी। तो उसमें मैंने एक कार्टून किया था वाजपेयी जी के खिलाफ, जी, जो इंडिया टुडे हिंदी ने छापा था, हुँ, ठीक है? और हुँ, मुझे अभी तक याद है कि एक मैसेज नहीं सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से, और बल्कि अभी जो लोग राज्यसभा में सांसद हैं वो उस समय इंडिया टुडे में काम किया करते थे, तो ऑब्वियसली वो तो छपने से पहले इन लोगों ने देखा ही उसको, तो ये लोग कार्टून को देख के हंस रहे थे। ये जो अभी वो सज्जन बीजेपी से सांसद है राज्यसभा, उस समय मैंने देखा जी, उनको बाकायदा, उसको, हाँ, उस कार्टून को देख के हंसते हुए देखा है मैंने। तो ऑब्वियसली चीजें बदली हैं, वो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चीज़ें बदली, ये बात तो वो नहीं है, हमने सुना है नेहरू काफ़ी खुश हुआ करते थे आर के लक्ष्मण साहब के कार्टून से, जो और शंकर जैसे आपने कहा, शंकर शंकर के हाँ, कारण उनके हाँ, उनका जो, हाँ, उनका जो क्लोज रिलेशनशिप था वो शंकर के साथ। शंकर जी का, हाँ, शंकर के साथ। तो वो काफ़ी खुश हुआ करते थे, और मतलब वो पॉलिटिशियंस की वो पीढ़ी खत्म हो गई है मेरे ख्याल से, है ना? देखिए, 2 मंजुल भाई चीज़ें की, हैं, मतलब मैं इसमें बहुत वो एक तरीके से अगर हम उन कार्टूनों को अभी देखें, तो जैसे शंकर को केवल एक कार्टून से नहीं समझा जा सकता है। अगर आप उनकी जी, पूरी फिलॉसफी पे बात करें, जी, तो जी, वो तो आप जानते ही होंगे कि शंकर्स वीकली निकालते थे। तो शंकर्स बिल्कुल, वीकली ने तमाम सारे बहुत बडिंग और शार्प कार्टूनिस्ट को पहले अपने यहाँ मौका दिया, जो बाद में चल के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुए। तो उन्होंने जो शंकर के बारे में लिखा है, तो उसमें उसमें से जो कार्टूनिस्ट, जो टॉप कार्टूनिस्ट थे, उनका जो शंकर का वर्णन है, वो ये है कि शंकर बहुत नेक किस्म के कार्टूनिस्ट थे, ठीक है? उनका ये था कि यार ये पॉलिटिशियंस भी ह्यूमन हैं, तो लेट्स ट्रीट देम लाइक ह्यूमन, ठीक है? लेकिन अपनी इस फिलॉसफी के चलते उन्होंने कभी अपने जूनियर्स के कार्टून अपनी किताब में छपने से रोके नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कोई हार्ड हिट कर रहा है, कोई बहुत हार्ड हिट कर रहा है किसी को, तो वो ये नहीं था कि साहब आप हार्ड हिट कर रहे हैं तो हम इसे छापेंगे, है ना? हाँ, लेकिन उनका उनका खुद की फिलॉसफी ये थी कि पॉलिटिशियंस आर आल्सो ह्यूमन, लेट्स ट्रीट देम लाइक ह्यूमन। लेकिन ओवर द इयर्स हुआ क्या है कि देखिए, हमारी भी एस्पिरेशंस एज अ रीडर और एज अ कार्टूनिस्ट, हम लोगों ने भी तमाम सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि हमारे एटीट्यूड में भी एक चेंज हुआ है, पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड में भी एक चेंज हुआ है, मीडिया के एटीट्यूड में भी एक चेंज हुआ है। वरना आप ये सोचिए कि संसद में खड़ा होकर कोई प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा बिल्कुल, है ना? हमने कभी सोचा नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई राष्ट्रपति जो है वो इसलिए विवाद के घेरे में रहेगा कि वो राष्ट्रपति भवन से कौन सी चीजें रिटायर होने के बाद अपने साथ ले जाना चाहता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई चीफ जस्टिस है, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगेगा और वो खुद अपने यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में खुद ही जज बन के और खुद ही उसका फैसला दे दे, है ना? तो बिल्कुल, जब ये सारी चीजें बदली हैं, तो ऑब्वियसली जो कार्टूनिस्ट का जो हिट करने का जो एक तरीका है, या जो अपनी बात कहने का एक तरीका है, और उसके जो प्रतीक हैं, और जो उसकी कहना चाहिए शार्पनेस है, वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, या उसका जो गुस्सा है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है ना? तो बिल्कुल, वो सन 47 और उसके आसपास का जो भारत था, उससे तो हम कहीं आगे निकल चुके हैं ना। उस समय तो तमाम सारी चीजें फॉर्म हो रही थी, है ना? तो बिल्कुल, अब आप उन कार्टूनों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो बड़ा गुडी गुडी सा, लेकिन ऐसा था नहीं। मतलब ऐसा था नहीं, पॉलिटिशियंस हमेशा ही पावरफुल रहे, और बिल्कुल, उन्होंने उस समय का सेंस ऑफ ह्यूमर उस समय का था, उस समय का जो जीवन का नजरिया था और जिस तरह की लाइफ थी, उसमें भी उसमें उसमें वो ह्यूमर जो था वो काम कर रहा था। तो मैं ये समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए आपसे, मंजुल जी, कि
इस दौर में हम सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम बहुत उस इंडेक्स में बहुत पीछे चले गए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत पीछे चले गए हैं, और पत्रकारित्व तो या मतलब आप भी कर रहे हो वो जर्नलिज्म ही है बेसिकली, हम सब वही तो काम कर रहे हैं। तो उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं कि अगर आप सवाल उठाते हैं एस्टैब्लिशमेंट की नीतियों को लेकर, तो आपको बहुत सारा जो है प्रोफेशनली भी फेस करना पड़ता है। यू हैव टू फेस द म्यूजिक, जिसमें आपको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती। आपको कभी इस तरह की तकलीफ झेलनी पड़ी है पिछले 10-12 सालों? देखिए, हम सारे लोग लगभग उन तकलीफों से गुजर ही रहे हैं। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें कभी ऐसा भी दौर आएगा कि कोई आपको नापसंद करे। ये मतलब जब आपने शुरू किया था, तो चूंकि आप अपने आसपास के कार्टूनिस्टों को देखते थे, तो कभी ये नहीं था कि किसी कार्टूनिस्ट के खिलाफ कोई बैकलैश है ना, या ये सरकारें इस कोशिश में रहे कि उसको नौकरी से निकलवा दिया। मतलब मुझे दबाव समझ में आते हैं, मुझे प्रलोभन समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उस आदमी को आप प्रोफेशन से बाहर करवा दें। ये चीज मैं मतलब अपने आसपास देख रहा हूँ, मैं केवल कार्टूनिस्ट के साथ नहीं, तमाम सारे जर्नलिस्ट के साथ भी, ठीक है, तो ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तो आप किस मंशा के साथ आए, जो मेन मामला है वो ये है। तो अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कहते रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया है कि एक प्लस पॉइंट ये हो गया है, जैसे आपने कहा कि अब यूट्यूब जो है वही मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही क्या है कि आप पहले क्या था कि आपको अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो आप डिपेंड करते थे अखबारों पे। अब क्या है कि तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी बात कह सकते हो और वो लोगों तक पहुंचेगी। तो दिक्कत केवल क्या है, दिक्कत यह है कि आपको उसको मोनेटाइज करने में मतलब आपको पैसा कैसे आएगा, वो एक दिक्कत है। यूट्यूब ने चलिए एक मॉडल दिया हुआ है, लेकिन वो मॉडल कार्टूनिस्ट के लिए, पेंटर के लिए नहीं है, वो परफॉर्मर्स के लिए है, जो कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो एक दिक्कत है। तो उसके लिए मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस छोटा सा है क्राउड फंडिंग का। किसी ने मेरे लिए लिखा था कि मतलब मंजुल को पैसे की जरूरत है, इस तरह की बात, और मैंने देखा कि तमाम सारे लोगों ने तमाम सारा पैसा दिया। तो मुझे ये लगता है कि एक ये भी बहुत एनकरेजिंग है कि समाज में इस तरह के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप अपनी बात कहते रहें, आप अपना काम करते रहें। तो ये काफी एनकरेजिंग है। तो मतलब मैं ये नहीं मानूंगा कि बहुत ज्यादा निराशा का दौर है। और एक सबसे मजेदार बात है कि जब वो समय नहीं रहा तो ये तो हम अच्छे दिनों में हैं। अभी तो हम लोग अच्छे दिनों में है ना। तो जब बुरे दिन नहीं रहे और अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन तो लोग कहते हैं कि कम दिन रहते हैं, तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर से बुरे दिन आ जाएंगे। तो मैं ज्यादा इस बात को लेकर के परेशान या चिंतित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी। अच्छा, हो सकता है इन लोगों को ही ये समझ आ जाए। देखिए, अब मतलब एक्चुअली है क्या कि ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर आप कार्टून से डरने लगे, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी से डरने लगे, अगर आप प्रोटेस्ट से डरने लगे, तो इससे ये पता चलता है कि आप वाकई लोकप्रिय नेता नहीं है। आप देखिए कि इन सारी चीजों से तो मनमोहन सिंह को डर नहीं लगता था, जो एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है। तो जब आप ये कह रहे हो कि भाई पॉपुलैरिटी लेवल पे आप नेहरू से आगे बता रहे हो अपने आप को, और आपकी हालत ये है कि आप कार्टून देख के फोन करवा रहे हो कि आपने ये क्यों छापा, वो क्यों छापा, है ना। तो उसी से पता चलता है कि भाई आप पॉपुलर लीडर नहीं हो, आपकी सारी पॉपुलैरिटी मैनेज की हुई है। और ये हर उस लीडर के साथ है जो अपने क्रिटिसिज्म को हर हालत में रोकना चाहता है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हो सकता है कि अब तो भाई आप 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो, तमाम सारी सरकारें आपकी हैं, योगी आदित्यनाथ 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं,
महाराष्ट्र में भी आप बता रहे हो कि हर जगह, मतलब जहां भी आप बता रहे हो कि आपने जितना बड़ा फुटप्रिंट छोड़ दिया है, उतना पहले कोई कर नहीं पाया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, या जब पब्लिक मेरे साथ है तो मेरे साथ है, फिर आपको क्या दिक्कत है, फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा वही कहना है कि सर जब बुरे दिन नहीं रहे और अच्छे दिन आ गए, तो ये अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर से बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मैं एक चीज बता दूं, आपने कहा था कि आपको कैमरे से उतना, मतलब अगर कोई साथ में ना हो तो आपको यू डोंट फील कंफर्टेबल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सिर्फ आप अच्छा कार्टून नहीं करते, आपके बोलने में भी बड़ा अच्छा एक व्यंग और सटायर है। तो आप, मैं तो कहता हूँ आपका खुद का भी पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए, मैं तो ये कहूंगा आपसे। अरे सर, हाँ हो सकता है मोदी जी करवाई दें, मतलब जब सब कुछ बंद करवा देंगे तो फिर हो सकता है पॉडकास्ट ही शुरू करना। तो उसमें अगर आपको मेरी कहीं भी सहायता चाहिए तो मैं हूँ आपके साथ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे दोस्तों के उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंजुल जी। मेरे भाई, हम लोग टच पे रहेंगे, फिर मुलाकात भी करेंगे दर्शकों के साथ, आपको रूबरू फिर से एक बार करवाएंगे ऐसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी। जी। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी मंजुल जी के साथ। बीच में भाई बिजली जाना जो है वो हमारा रूटीन इश्यू है, आप जानते हैं, तो बीच में गई थी। बीच में अगर आपको कहीं थोड़ा कट या झर्क लगे तो वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग को पोस्ट करना पड़ता है, फिर वो याद करना पड़ता है कि अब कहाँ से बात शुरू की थी और कहाँ रुकी थी, तो ये सब करना पड़ता है। तो इसलिए बाकी आप जो है थोड़ा लंबा इंटरव्यू है, लेकिन आपको बातचीत सुनने में बड़ा मजा आया। तो ये बातचीत सुनकर आप हमको जरूर से बताइएगा, लिख के कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। और अगर अच्छा लगा हो ये जो वीडियो है हमारा, तो फिर इसको आप लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।